नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान उपन्यासकार प्रेमचंद में आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने लघु उपन्यास कृष्णा को अपना पहला उपन्यास स्वीकार किया है। असरारे महाविद उपन्यास उर्दू साप्ताहिक आवाज एक खलक में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। हिंदी में देवस्थान रहस्य नाम से इसका प्रकाशन किया गया। हम खुरमा व हम सबाब ये उपन्यास 1907 की रचना है। हिंदी में प्रेमा नाम से इसका रूपांतरण हमें मिलता है। कृष्णा 1907 का उपन्यास है। रूठी रानी अप्रैल 1907 से लेकर अगस्त 1907 तक जमाना पत्रिका में नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा। जलवे इसार 1912 का उपन्यास है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों का सृजन पहले उर्दू के माध्यम से किया और तदुपरांत उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। उनके विविध उपन्यासों में रंगभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रम, गबन, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र विभिन्न उपन्यास हैं। मंगलसूत्र उनका अंतिम उपन्यास है जो अधूरा रह गया था। सेवा सदन 1918 का उपन्यास है। यह उपन्यास नारी समस्याओं पर केंद्रित है। हिंदी में प्रकाशित होने वाला यह पहला उपन्यास है। इससे पूर्व यह उर्दू में लिखा गया था और तब इसे शीर्षक दिया गया था बाजारे हुस्न। रामविलास शर्मा का मत है कि सेवा सदन की प्रमुख समस्या भारतीय नारी की पराधीनता की समस्या है। इस उपन्यास को बाजारे हुस्न शीर्षक से ही फिल्मीकृत किया गया था। प्रेमाश्रम उपन्यास 1922 का उपन्यास है। अवध के किसान आंदोलनों के समय इसे लिखा गया। पहले उर्दू में इसे गोशाए आफियत नाम से तैयार किया गया। तदुपरांत इसे हिंदी में लिखा गया, पर सबसे पहले ये हिंदी में जो इसका रूपांतरण किया गया था प्रेमाश्रम शीर्षक से, वह प्रकाशित हुआ। वीर भारत तलवार के मतानुसार इसमें सामंती व्यवस्था के साथ किसानों के अंतर विरोधों को केंद्र में रखकर उसकी परिधि के अंदर पड़ने वाले हर सामाजिक तबके का जमींदार, तालुकेदार, उनके नौकर, पुलिस, सरकारी मुलाजिम, शहरी मध्य वर्ग और उनकी सामाजिक भूमिकाओं का सजीव चित्रण किया गया है। रंगभूमि उपन्यास 1925 की रचना है। राष्ट्रीयता की भावना से युक्त दृष्टि बाधित भिखारी सूरदास इस उपन्यास का कथानायक है।
परतंत्र भारत की आर्थिक दुरावस्था, सामाजिक विषमताओं, धार्मिक परिस्थितियों, सत्यता, पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष, निष्ठा एवं अहिंसा के प्रति आग्रह, ग्रामीण जीवन और स्त्री दुर्दशा को रेखांकित करने वाला प्रेमचंद का ये उपन्यास अपने समय से लोकप्रिय है। निर्मला 1925 की रचना है। ये रचना चांद पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित होती रही। इस उपन्यास में उपन्यासकार ने दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, नारी जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को रेखांकित किया है और अपनी दृष्टि से उसका समाधान प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। कायाकल्प रचना 1926 की रचना है। कायाकल्प अपने से पूर्व के उपन्यासों से भिन्न है। कर्म और संस्कारों पर आधारित पूर्व जन्म और भविष्य के काल्पनिक चित्र इस उपन्यास का आधार हैं। उपन्यासकार प्रेमचंद ने प्रेम और वासना के संघर्ष को आध्यात्मिक फलक पर अंकित करते हुए कथांत में प्रेम द्वारा मानसिक शांति की स्थापना की है। उनका ये दृढ़ मत है कि जब व्यक्ति प्रेम की गहराइयों को छू लेता है, प्रेम की उत्कृष्टता के शिखर को छू लेता है, तब वो मानसिक रूप से शांत हो जाता है, उसकी भटकन खत्म हो जाती है। 1926 में प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास अहंकार मूलतः अनातोले फ्रांस का थायस नाम से लिखे ईश्वरीय आस्था और विश्वास, जीवन और दर्शन पर आधारित फ्रेंच उपन्यास का रूपांतरण है। प्रेमचंद ने अंग्रेजी से हिंदी में इसे भारतीय परिवेश के अनुसार रूपांतरित करने का प्रयास किया, जिसमें वे सफल रहे। जीवन की विभिन्न समस्याओं को, उस जीवन को जीते समय मनुष्य जिन द्वंद्वों का, जिन मानसिक चिंताओं का अवलंब लेता है, उनसे घिरा रहता है, उससे मुक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि मनुष्य अपने अंदर के अहंकार का विसर्जन कर दे। और ये अहंकार का विसर्जन कब होगा? जब वह ईश्वर के सम्मुख पूर्ण समर्पण रखेगा, जब उसके मन में इस भेद में कोई भी द्वंद्व नहीं रहेगा कि जब तक हम अपना सर्वस्व ईश्वर के चरणों में अर्पित नहीं कर देते, तब तक मैं की भावना हमारे अंदर शेष रहती है। प्रेमचंद ने इस विषय में लिखा है, मनुष्यों के दुख के 3 कारण होते हैं। या तो वह वस्तु नहीं मिलती जिसकी उन्हें अभिलाषा होती है, अथवा उसे पाकर उन्हें उसके हाथ से निकल जाने का भय होता है, अथवा जिस चीज को वह बुरा समझते हैं उसको उन्हें सहन करना पड़ता है। इस विचार को चित्त से निकाल दो और सारे दुख
आप ही आप शांत हो जाएंगे। मनुष्य निरंतर इस द्वंद में पड़ा रहता है, इस चिंता में घिरा रहता है कि मुझे अमुक चीज चाहिए, तो उसे पाने के लिए मैं कौन कौन से यत्न करूं। और जब वो चीज उसे मिल जाती है तो भय उसके अंदर व्याप जाता है कि ये इतनी मुश्किल से प्राप्त की हुई वस्तु मेरे हाथ से ना निकल जाए। और यही द्वंद, यही मानसिक अशांति मनुष्य को बेचैन कर देती है। और जब वो सहज रूप में शांत भाव से अपने जीवन को जीने का उपक्रम करने लगता है, तब ये द्वंद अपने आप समाप्त हो जाता है। गबन उपन्यास 1928 की रचना है। इस उपन्यास में प्रमुख रूप से दो चीजों को उपन्यासकार ने रेखांकित किया है। पहला, नारी का आभूषणों के प्रति प्रेम, और दूसरा कि किस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति के प्रति हम इतने लालायित हो चुके हैं कि हम उसका अंधानुकरण करने में भी पीछे नहीं हटते। रमानाथ और उनकी पत्नी जाल्पा के दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन करना, जिससे वो अपनी पत्नी की आभूषण प्रियता को, उसके जो आभूषण के प्रति उसका मोह है, उसको पूरा कर सके। जाल्पा के व्यक्तित्व से संबंधित घटनाओं को और निरंतर टूटते हमारे जीवन मूल्यों को उपन्यासकार ने इस उपन्यास में अंकित किया है। 1927 का उपन्यास प्रतिज्ञा विधवा जीवन कितना कष्टकर होता है। और ये उस समय की बात है जब बाल विवाह हो जाते थे, अनमेल विवाह हो जाते थे। बच्चियों को पता ही नहीं होता था कि दाम्पत्य संबंध किसे कहते हैं। उनके लिए तो नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण, खाना पीना, घूमना, मौज मस्ती ही विवाह का नाम है। ऐसे में उस नारी को, जिसको पुनर्विवाह करने की कोई इजाजत नहीं है, पूरा जीवन उसको सादगी से बिताना है, किसी भी उत्सव में वो नहीं जा सकती, एक अलग घर के कमरे में उसे एकांत जीवन जीने के लिए विवश कर दिया जाता है। इन सभी बातों को, इन सभी समस्याओं को इस उपन्यास में उपन्यासकार ने उठाया है। नायक विधुर है, जिसका नाम अमृत राय है। वह अपने जीवन में पुनर्विवाह करना चाहता है, पर वो ऐसी नायिका से करना चाहता है जो विधवा हो, जिसने उसी की तरह दुख सहन किया हो। नायिका पूर्णा विधवा होने के साथ साथ आश्रयहीन है। इसी उपन्यास के अंत में प्रेमचंद ने अपने अंतिम अपूर्ण उपन्यास मंगल सूत्र के विषय में भी अपने पाठकों को बताया है। उनका उपन्यास मंगल सूत्र बाद में उनके पुत्र द्वारा पूरा किया गया।
कर्मभूमि उपन्यास 1932 का उपन्यास है। यथार्थवादी उपन्यास है जिसमें तत्कालीन समाज में व्याप्त अछूतों की समस्या, जमींदारों की समस्या, नारी समस्या, पत्नी को पति के साथ साथ समान अधिकार देने की बात हो, राजनैतिक सामाजिक आंदोलन जो उस समय हुए, लगान की समस्या, इन सब को प्रेमचंद ने उद्घाटित किया और उनका निराकरण करने का भी प्रयास किया है। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास ग्राम्य और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जा सकता है। इसके साथ ही गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काउ नाम से ये प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास का नायक होरी जीवन पर्यंत अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए बेचैन रहता है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझता है, किंतु अंत में हार जाता है। ऋण, शोषण, रूढ़ियां, अंधविश्वास, विघटित होते जीवन मूल्य, प्रेम और विवाह, ये किस प्रकार से मनुष्य जीवन को विषाक्त कर देते हैं, इस ओर भी उपन्यासकार ने अपने पाठकों का ध्यान खींचा है। मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास है। साहित्य साधना में लीन देव कुमार को सांसारिक जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती। उनके 2 पुत्र हैं और एक पुत्री है पंकजा। पुत्री पंकजा का विवाह हो चुका है। ज्येष्ठ पुत्र संत कुमार को सुख और ऐश्वर्य चाहिए, जबकि छोटा पुत्र मधु कुमार आदर्शवादी है। इस कथा को, इस उपन्यास को प्रेमचंद की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र अमृत राय ने संपूर्ण किया था। अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी में लिखा है, प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्ष बाद 1948 में हुआ। प्रेमचंद का आविर्भाव तिलस्मी, जासूसी, अय्यारी, रोमांचक, घटना बाहुल्य उपन्यासों के वर्चस्व के वातावरण में हुआ था और ऐसे में उन्होंने उस सुदीर्घ परंपरा से अलग हटकर उपन्यास विधा को जीवन धारा से संपृक्त कर एक नई दिशा प्रदान की। उपन्यासकार अपनी रुचि के अनुसार इतिहास, दर्शन, पुरातत्व, समाज, काव्य, कहीं से भी अपने उपन्यासों का विषय चयन कर सकता है, किंतु यहां पर यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि वो कहीं से भी अपने विषय को चयन करे, पर उस विषय पर उसकी गहरी पकड़ होना आवश्यक है।
उपन्यास के तत्वों के विषय में अगर हम बात करें तो कथानक, जिसे कथा वस्तु या घटनाक्रम भी कह सकते हैं, पात्र चरित्र चित्रण, संवाद और कथोपकथन, देशकाल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, इन 6 तत्वों के आधार पर कोई भी उपन्यासकार अपने उपन्यास का सृजन करता है। कर्मभूमि उपन्यास पर विस्तार से बात करने से पहले हम ये जानते हैं कि कथा वस्तु किसे कहते हैं। कथा वस्तु का आधार ये एक ऐसी भूमि के समान है जिस पर उपन्यासकार अपने उपन्यास का भवन निर्मित करता है। तदयुगीन राजनीतिक गतिविधियों से संचालित काल में सृजित कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद की लोकप्रिय, लोक प्रतिष्ठित कृति है। स्वाधीनता की पुनर्प्राप्ति के लिए गांधी जी के सानिध्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन, कृषियों के लगानबंदी आंदोलन और नारी की शोषणीय दशा का परिहार करने के से संबंधित शहर और गांव, इन दोनों ही जगहों में होने वाले विविध आंदोलनों, राजनीतिक उठापटक से होने वाले परिवर्तनों को प्रेमचंद ने इस उपन्यास में संक्षेप में किंतु पूरी यथार्थता के साथ लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। सत्याग्रह की चरमावस्था पर उसकी समाप्ति जनमानस को गहरे विषाद में, गहरी निराशा में भर देती है। किंतु 1930 में गांधी जी के आह्वान पर समाज के प्रत्येक वर्ग का आत्माहुति के लिए प्रस्तुत होना एक राजनीतिक बदलाव था। 1923 के वारदोली कृष्ण आंदोलन की सफलता का प्रभाव भी कर्मभूमि उपन्यास पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लगभग 350 पृष्ठों का ये उपन्यास 5 भागों में विभक्त है। प्रत्येक में छोटे-छोटे परिच्छेद हैं जो कथात्मक एक सूत्रता में आपस में निबद्ध हैं और मुख्य प्रसंग को विकसित और प्रासंगिक इतिवृत्तों को आपस में जोड़ते चलते हैं। परिच्छेदों की संख्या 5 भागों में भिन्न-भिन्न, जैसे 18, 7, 13, 8, 10 इस तरह से है। कथा प्रमुख और गौण, आदर्श और यथार्थ हो सकती है। कर्मभूमि उपन्यास में प्रमुख कथा लाला समरकांत और उनके परिवार की है। राजस्व को हथियाने के पश्चात विदेशियों ने धीरे धीरे भारत की सभ्यता, संस्कृति, उद्योग, व्यापार, इन सभी को हस्तगत करना आरंभ कर दिया था। विदेशी पैटर्न पर सरकारी पिट्ठू उत्पन्न करने वाली शिक्षा भारत के विद्यालयों में दी जाने लगी थी, जिसमें फीस वसूल करना, हर्जाना भरना, इन सब पर शिक्षा की तुलना में अधिक जोर था। लाला समरकांत का पुत्र अमरकांत
ऐसे ही एक विद्यालय का छात्र था। अर्थलोभी समरकांत शिक्षा को समय और धन दोनों का अपव्यय मानते थे। वे कभी समय पर फीस नहीं देते थे और इसलिए अपनी कक्षा में अमरकांत को लज्जित होना पड़ता था। अमरकांत 8 वर्ष की अल्पायु में माता के ममत्व से वंचित हो गया था। वे माता के कटु व्यवहार और पिता की रुक्षता, कठोरता ने उसे अंदर ही अंदर दुख से भर दिया था। बड़ा होने पर गांधी जी के प्रभाव स्वरूप अपनी कोठरी में चरखा काटते समय वह अपना अधिकांश समय व्यतीत करने लगा। पिता के लेन देन के व्यापार में उसे कोई आकर्षण दिखाई नहीं देता था, अतः वह उनका कोई सहयोग भी नहीं देता था। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में माता के अभाव को और विमाता के कर्कशा द्वेषपूर्ण व्यवहार को भोगा था। इसीलिए उनकी रचनाओं में विमाता के व्यवहार से संतप्त बालक के यथाचित्र उभर कर आते हैं। समरकांत 19 वर्ष की आयु में ही अमरकांत का विवाह लखनऊ की सन्नाड्य विधवा रेणुका देवी की पुत्री सुगदा से कर देते हैं। ऐश्वर्य में पली बड़ी सुगदा समरकांत की भांति धन बचाने में विश्वास करती है, जिससे सुगदा और अमरकांत दोनों के विचारों में मतभेद दिखाई देता है। अपने अथक परिश्रम से प्रथम श्रेणी पास कर अमरकांत अन्य व्यापारियों के हिसाब किताब रखने और पत्र व्यवहार करने का काम करने लगता है, किंतु सुगदा को यह अच्छा नहीं लगता। उसके समझाने पर अमरकांत अपने पिता की दुकान पर बैठना आरंभ कर देता है। उस दुकान पर होने वाली चोरी के माल की खरीद बेच को देखकर अमरकांत उससे अपना तालमेल नहीं बिठा पाता। चोरी के 10 तोले के सोने के कंगन 50 रुपए में बेचने आए काले खां और सोने की जंजीर बेचने आए गोरों को वह डांट कर भगा देता है। मुन्नी भिकारिन अपना बलात्कार करने वाले गोरे सिपाही को पहचान लेती है और उसकी हत्या कर देती है। पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और उस पर मुकदमा चलना शुरू हो जाता है। समरकांत की दुकान पर आई वृद्धा पठानिन द्वारा यह जानकर कि पिता ने उसे 5 रुपए माहवार की आर्थिक सहायता देते आए हैं, अमरकांत भी उसे रुपए दे देता है। इतना ही नहीं, वह रिक्शे पर उसे उसके घर गोवर्धन सराय तक भी छोड़ने के लिए जाता है। पठान अपनी पोती सकीना द्वारा बनाया गया सुंदर रुमाल अमरकांत को भेंट स्वरूप देती है। सुगदा की मां रेणुका काशीवास का निर्णय लेती हैं। अमरकांत उनके रहने आदि का
पूरी तरह से प्रबंध करता है। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर रेणुका देवी उसे मात्र स्नेह और आर्थिक सहायता देती हैं। धीरे धीरे अमरकांत समाज सुधार के लिए किए जाने वाले आंदोलनों में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करता है। इसी मध्य मुन्नी, अमरकांत, सकीना, इनके प्रसंगों से प्रेमचंद ने कथा को विकसित किया है और उसे रोचक और सरस बनाया है। प्रोफेसर शांति कुमार सलीम के प्रयासों से मुन्नी अपने ऊपर लगे हत्या के मुकदमे से बरी हो जाती है। अमरकांत के घर पुत्र का जन्म होता है। समरकांत इस खुशी में एक भव्य आयोजन करते हैं, किंतु वहां पर निर्धन और मुसलमान पठानिन को अपने स्तरानुरूप और धर्म से अलग मानते हुए उनको सम्मान पूर्वक नहीं बुलाते। बच्चे के अस्वस्थ होने पर अचानक वहां पहुंची पठानिन बच्चे के लिए ताबीज देने के लिए अमरकांत को अपने घर ले आती है। यहां प्रेमचंद ने इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया है कि हम अकारण ही हिंदू मुस्लिम धार्मिक द्वेषों में फंसे रहते हैं। जहां समरकांत ने पठानिन को केवल धर्म के आधार पर अपने घर पर नहीं बुलाया था, वहीं पठानिन अमरकांत के बच्चे के अस्वस्थ होने पर उसे ताबीज देने के लिए अपने घर ले जाती है। पठानिन के घर की निर्धनता से द्रवित होकर अमरकांत सकीना द्वारा बनाए गए रुमाल, टोपी, चिकन के काम को बिकवाने में उसकी सहायता करता है। निरंतर उसके घर आने जाने से अमरकांत सकीना से प्रेम करने लगता है और उसे विवाह करने की इच्छा रखता है। हिंदू होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो मुसलमान बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। पठानिन अपने स्वाभिमान के कारण सकीना का विवाह अन्यत्र कर देती हैं। अमर शुद्ध होकर भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता ना देने का निर्णय लेता है। अमर डॉक्टर शांति कुमार द्वारा स्थापित सेवाश्रम में पढ़ने लगता है। इस प्रकार से हमने देखा कि कर्मभूमि उपन्यास में उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति को प्रेमचंद ने बखूबी उद्घाटित करने का प्रयास किया है। अपने अगले वक्तव्य में हम कर्मभूमि उपन्यास के कथानक पर और अधिक विस्तार से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।